माननीय चीफ गेस्ट ऑफ द डे has just arrived. Urban poor to the rural livelihood. Issues are a galore. इमोशनली भी कभी तकलीफ होती है देखने से, बट एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू पुल अवर स्ट्रेंग्थ्स एंड पुट इन अवर बेस्ट एफर्ट्स in the direction of alleviation of issues which bother the nation today. बाकी है this is a total roadmap which is going to be laid out in the days to come. आप जैसे जो मेंबर्स हैं उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं हम लोगों को. हमको आपकी गाइडेंस चाहिए, हमको आपका सपोर्ट चाहिए, इनपुट्स चाहिए. जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे आज भी कुछ काम मोनोग्राफिक रिलीज करेंगे, उसको आप देखिए, पढ़िए, हमको बताइए उसमें और क्या वैल्यू एडिशन हम लोग कर सकते हैं. स्पेशली यंग इंटेलिजेंशिया, उनकी हमको एनर्जी चाहिए, और जो मैच्योर्ड हमारे सपोर्टर्स हैं उनसे हमको मार्ग, और मैं ऐसा जो हमको मिलता रहेगा. माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री गडकरी जी अभी वहाँ से रवाना हो चुके हैं वेन्यू के लिए, और जैसा मेरे को भी सूचना मिली है, in another 10 minutes he should be here. So kindly bear with us. We are here to move ahead in an important and historic initiative of the party. Thanks for your wait. The big round of applause. Can I request Nadda ji to come on the dais? Can I request Shikha Tyagi ji to please come with us on the dais? Can I request another stalwart in good governance cell, Mr. R.K. Mishra, to be coming on the dais and present a bunch of flowers to Honorable Party President Shri Nitin Gadkari ji. Before taking much time with me, can I request the co-convener of Good Governance Cell, Shri Jagdish Mukhi ji, to present his welcome address. Shri Mukhi ji. मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन गडकरी जी, आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान जेपी नड्डा जी, शिखा त्यागी जी जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के नाते कार्य कर रही हैं,
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के अनेक हमारे नेता यहाँ उपस्थित, सबका नाम नहीं लूंगा, उपस्थित बहनों भाइयों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय किया कि गुड गवर्नेंस सेल की यहाँ आवश्यकता है। आज यह सोच जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र बनी। हम सत्ता में आ जाते हैं तो अच्छी गवर्नेंस देंगे तो पुनः लौटने का चांस है। देश को आगे ले जाना है, अच्छे से अच्छे साधन जुटाने के बावजूद भी हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जब तक कि गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट ना हो। इस नाते से मैं समझता हूँ ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने इसको पहचाना और आज ये निर्णय किया है गुड गवर्नेंस सेल के माध्यम से अलग अलग विभागों के अंदर कार्य करके इस प्रकार के कैप्सूल तैयार किए जाएं जो राज्य सरकारों ने इम्प्लीमेंट करती हैं। और दूसरा यह भी एक लक्ष्य रखा है, जिन राज्य सरकारों ने अच्छे कार्य किए हैं जो बाकी राज्यों को हम वितरित करके उनसे अपेक्षा करते हैं कि वहाँ पर उन्हें वो इम्प्लीमेंट करें। मित्रों, आज जिस एक मोनोग्राफ को रिलीज करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है, ये शिखा त्यागी जी जिनका मैंने जिक्र किया आपको, उन्होंने स्वयं सर्वे वहाँ पर किया छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ के अंदर टीडीएस सिस्टम कितना अच्छा है मैं दो तीन बातें बताना चाहूँगा केवल मात्र। एक तो उसका इम्पैक्ट वहाँ के आम नागरिक विशेषकर गांव के अंदर कितना है। डॉक्टर रमन सिंह जी को वहाँ के लोग उन्हें चावल वाले बाबा के नाम से जानते हैं गांव का। शिखा त्यागी ने घूम घूम करके सर्वे करके जो मनोग्राफ तैयार किया है, हम ये महसूस करते हैं वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए, हर राज्य की सरकार के लिए, किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, उनके लिए एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट साबित हो सकता है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेरे से जिक्र किया, मुखिया में पता लगा कि इस प्रकार का डॉक्यूमेंट मैं भी फॉलो करना चाहती हूँ, आप में किस ढंग से। जब उन्होंने भी सुना वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, विश्व के अंदर सबसे अच्छा पीडीएस सिस्टम जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, स्वाभाविक रूप से गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम इसी प्रकार का, जैसा एक इनका एक कार्य की जिक्र कर रहे हैं, ऐसे हर राज्य से जो विशेष रूप से कार्य किए गए हैं। जैसे गुजरात के अंदर आपको जानकारी में है कि वहाँ पर उन्होंने वाटर मैनेजमेंट पर एक मिसाल कायम की है। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो दी है अनप्रेसिडेंटेड है। दे आर रैंकिंग फर्स्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर इन द कंट्री। इसी प्रकार से कर्नाटक के अंदर जो उन्होंने लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया है, इसके बहुत बड़ा एडवांटेज नीचे स्तर के हर व्यक्ति को मिला है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट अपनी पॉलिसी बनाई, विद इन डेज 20,000 लोगों को रिक्रूटमेंट दिया। अन्यथा सरकारी क्षेत्र के अंदर 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए 2-2 साल लगते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन टोटल अवॉइड किया गया, तब ये कुछ कर पाए। इसी प्रकार से हमारी प्रयास है कि हर राज्य ने जो अच्छा कार्य किए है उसको हम बाकी राज्यों के अंदर भेजें, और कुछ गुड गवर्नेंस सेल के माध्यम से हम अपने कैप्सूल तैयार करके एक्सपेरिमेंट के लिए हम उनको दें। जैसे हम आजकल हमारे दिमाग में एक चर्चा है जो चलाई हमने कि सोशल सिक्योरिटी सेक्टर, नेक्स्ट टू इट सोशल सिक्योरिटी सेक्टर, जिसके माध्यम से हम अनेक लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं,
कोई ओल्ड एज पेंशन के नाते से, कोई हैंडीकैप पेंशन के नाते से, कोई ब्रिलियंट चिल्ड्रन को पेंशन देते हैं, कोई माइनॉरिटीज को देते हैं, कुछ हम अलग अलग तरह की, इन सब के अंदर मेस किया हुआ है। उनको किस प्रकार से रेक्टिफाई किया जाए गुड गवर्नेंस के माध्यम से, इस पर हमारा काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर रमन सिंह जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, जो आपको बताएंगे, और बाकी राज्यों के अंदर मैंने तो सिर्फ हवाला दिया है, डिटेल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बतलाएंगे। वी फील प्राउड कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के गाइडेंस और इंटरवेंशन के बाद हमारे इन राज्यों ने अलग अलग क्षेत्र के अंदर पहल की है, इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये मोनोग्राफ रिलीज करके हम सबको देना चाहेंगे, ताकि इसके माध्यम से हम गुड गवर्नेंस को और आगे बढ़ा सकें। जैसे वाटर मैनेजमेंट की बताया मैंने आपको, उस पर हमारे लोग लगे हुए हैं, वो बाकी राज्यों के अंदर भी इस प्रकार का हो, इस कार्य के लिए गुड गवर्नेंस काम कर रहा है। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी सोच का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्हें गुड गवर्नेंस को इतनी इंपॉर्टेंस देकर के इसे सिद्ध किया है कि बिना गुड गवर्नेंस के कोई भी पार्टी अच्छा शासन अल्टीमेट नहीं दे सकती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ही अपने सभी राष्ट्रीय हमारे नेता बैठे हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुखी जी, आपकी गाइडेंस की हमको हमेशा जरूरत रहती है। What exactly is the thought behind Good Governance Cell and the initiative? I'll request Dr. Vinay Sahasrabudhe, one of our finest political thinker and advisor to National President of the party, to be here on the dais and present his thoughts. आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, हमारे सहयोगी और पार्टी के महामंत्री श्री नड्डा जी, शिखा त्यागी जी, डॉक्टर जगदीश मुखी जी, यहाँ पर सामने बैठे बहुत सारे मान्यवर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल श्री TN चतुर्वेदी जी, पार्टी के महामंत्री, संगठन का काम देखने वाले आदरणीय रामलाल जी, आदरणीय बाल आप्टे जी, और बहुत सारे मान्यवर सांसद भाइयों और बहनों। ये एक खुशी का विषय है कि आज हमारे सुशासन प्रकोष्ठ के द्वारा इस तरीके के मोनोग्राफ का विमोचन हो रहा है। इसके पीछे की भूमिका ये है कि कुल मिलाकर, और विशेष रूप में जैसे हमने देखा कि अभी अभी जो जन लोकपाल के बारे में एक आंदोलन हुआ, लोगों के अंदर एक धारणा बैठी हुई है कि किसी भी राजनीतिक दल को आप चुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ साल पहले इन ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, आई रिमेंबर दैट देयर वाज ए kind of a popular movement which took shape, and it was named as the movement called Neither, because they believed that either of the parties available are equally capable or incapable, and therefore this is an impression which is gaining ground, which is certainly not in the interest of democracy, and more importantly far from the fact, which is far from the fact. And therefore to bring to the fore the kind of distinction a particular party can make in the process of governance, the President decided to set up a good governance cell, and I am really proud to share with you the fact that perhaps BJP is the only party, is the only national party that has a good governance cell functioning under its domain. Besides that, there is also a need that good work need to be replicated. There are many good things happening in several states, and if we document them properly and bring to the fore, and they become a part of studies about public administration, chances are that other states will also replicate them, or will also learn few things from them, and good things could certainly be replicated. But the most important and perhaps noteworthy aspect of this process under the good governance cell is the participation of people who were otherwise not known as party activists, कार्यकर्ता। यहाँ पर ये जो मोनोग्राफ
जिस शिखा त्यागी जी ने लिखा है वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी अपनी नौकरी कर रही थी, मगर अध्यक्ष जी जैसे हर बार कहते कि अच्छे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए और अच्छे लोग हमें मिले तो हम राजनीति को और अधिक अच्छा कर सकते हैं। तो उनके आह्वानों को सुनकर, उनके अपील को रिस्पॉन्स लेते हुए कई सारे लोग मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि उनके समय का, उनके प्रतिभा का, उनके अनुभव का कुछ न कुछ उपयोग पार्टी कर ले। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि पूरे देश में जिसको हम एक गुड पीपल कॉन्स्टिट्यूंसी कह सकते हैं, जिसको सज्जन शक्ति कहा जाता है, वो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसका एक परिचायक है शिखा त्यागी का इस प्रयास में जुट जाए। और उसको, उनको अंदर से लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरी प्रतिभा का कुछ उपयोग किया जाए। शी इज ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन ए कॉर्पोरेट कंपनी, and therefore the president and the people associated with the good governance cell decided, and rightly so, to request her to go and visit and study the PDS system, which she did and came out with this monograph. मैं आप सभी को इस निमित्त जरूर अपील करना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस सेल चाहता है कि आप जैसे कई प्रतिभावान इसके साथ जुड़ जाए। हमारे यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों ने पहले से कहा है कि हम गुजरात के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की जो एक बहुत ही सराहनीय और एक मिसाल प्रस्तुत हुई है उसका कुछ अध्ययन करेंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश की जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसका अध्ययन करेंगे। तो ऐसे कई विषय है कि जिनके बारे में अध्ययन करते हुए आगे चलकर इस तरीके के मोनोग्राफ सबके सम्मुख ला पाए। द पॉइंट इज, this is a party which is making a great difference, and here with this monograph we are bringing to the fore the difference that we made. Thank you very much. धन्यवाद विनय जी, आपकी गाइडेंस surely will take us too far. Every author, whenever he or she writes, it is because of the thoughts, because of the emotions, sentiments which made him or her write. I'll now request Shikha Tyagi ji to come on the podium and share her thoughts, जिसको मनोगत उनका क्या है इसके पीछे वो जरूर बताएं। शिखा त्यागी। Thank you. As Amnishi said, I shared my thoughts and emotions as well, because I believe that you cannot do such work unless you are emotionally involved and you are passionate about it. So it is passion which drives the person. So thank you so much, Amnish, for calling me. Honorable President Mr. Nitin Gadkari, Honorable Chief Minister Dr. Raman Singh, respected Dr. Vinay Sahasbudhe, respected Dr. Ritesh Mukhi, and distinguished guests. It's a great honor to be addressing you at the historic moment of releasing this monograph. Last year, I'll give you the background how I started this. I had opened a bank account in my village. So bank manager came to my house to open the account. Whereas in the bank, his staff declined to oblige a visiting farmer couple to open their account, and they wanted to open it to avail of some welfare schemes. And it was their third visit to the bank. That got me thinking about the delivery, and it also got me thinking about the plight of not so privileged sections of society. And then I thought it's not enough to be just skeptical about it and critical about it. If I want a change and if I want improvement, then I have to be an instrument of change myself. And that's how I, with this wish to add value in delivery mechanisms, I approached Mr. Nitin Gadkari. I had read that he was the architect of Pradhan Mantri Sadak Yojana, and it was 10 years ago. So I felt that he has a commitment and his approach towards rural development was very different, and it was a very genuine approach. That gave me a lot of confidence in his approach and gave me confidence to approach him. He told me about, I also realized while talking to him that there is a focus, under his leadership, there is a focus on good governance in a very structured way. He also talked about party's vision document.
And then he told me, he said, choose an area of your choice to work, and introduced me to Dr. Vinay Sahasrabudhe. Dr. Vinay Sahasrabudhe was leading both these projects, good governance as well as vision document. Vinayji told me that in September 2010, United Nations had convened a meeting of member countries to review the progress on Millennium Development Goals. United Nations had also invited entries on the best implemented models of governance in the member countries. There were only 4 entries from India, 2 were from Gujarat out of those 4. So that set the agenda for us. So we decided to document the prevailing best practices of governance in the country. So I personally believe that a nation cannot progress on the empty stomach of its citizens. It is the duty of a government to provide food at affordable prices, to enable access to food at affordable prices to its citizens. And public distribution system is the instrument by which this is made possible for the targeted beneficiaries by the state. Chhattisgarh was in news those days, and its PDS was rated as the best. It was coming in the paper time and again. So I thought, why not document this as a process for best practice tool and replication. Their paddy procurement was equally good, was a fact hardly known outside the state. So state had created an integrated food supply chain which was fully computerized and web-enabled, thus taking it in public domain. As we speak, paddy procurement process has been on since November 5. It will continue till February 15 at close to 1800 centers. State expects to procure 55 lakh metric tons of paddy at a rate of 1080 rupees per quintal, which means close to 6,000 crore will go directly to rural economy. To my mind, this is the biggest strength of this process. The monograph captures the entire supply chain process in a manner which makes it easily understandable and replicable. This entire effort has been possible with the active participation of state functionaries. I have yet to see such a passionate team, sir, of government officials. That the whole initiative was led by CM was very evident from the way various functionaries spoke about him at different levels. The CM was also kept direct contact with people at large. That helped the cause further. After studying these 2 reform processes in Chhattisgarh, it's very clear, abundantly clear, that it is the political will at the top which makes all the difference in governance. There is nothing else, it's only that single man at the top which drives it, which takes it towards what he wants to do. Sanjay Dubey's ownership in field execution, CN Chandrakar's passion in processes, Mr. Rajiv Jaiswal's historical perspective, Kaushalendra Singh's academic approach, and Mr. Pant's overall guidance has ensured the success of this process. This is not to forget the NIC, which enabled this world-class process. Just to give you an example of computerization as an enabler, when state wanted to give bonus to farmers, all it had to do was just issue a system command at central IT room, and all the 32 lakh farmers received their bonus automatically in their account. I am extremely grateful to Dr. Sahasrabudhe, who in spite of his busy work life literally did my hand holding at every stage to present what would soon be released as first monograph from Good Governance Cell of Bharatiya Janata Party. Thank you, sir. Working with you has been a big learning for me. In fact, interacting with you and others in party while working on this project and documentation has been a very humbling experience. I am grateful to Honorable Chief Minister Dr. Raman Singh for sharing his thoughts on the backdrop of reforms and for enabling me to carry out this research in the state. Thank you, sir. I am indebted to Honorable President Mr. Nitin Gadkari for having believed in me and thus giving me the opportunity to be part of this historic moment. Thank you, sir. After meeting with you, my perception about politicians has changed. If I may take the liberty to say so. This is in contrast to my first visit to party office, when I was not so sure of the kind of people I would meet. So I actually carried an assistant with me, made him sit in the car and told him, just in case a problem, I'll give you a call, so come running in. So it goes without saying that but for your vision and encouragement, this initiative would not have been possible. Thank you.
Thank you, Shikhaji. Thanks a lot. And I have a common thought, common thinking behind the same way. Even my family has changed thinking about politicians and working in a political party. Thanks a lot. Now the time has come, friends, release of the monograph. Can I request ladies at the back to bring the monographs in front? And can I request? Thank you very much, sir. As a mark of our gratitude and respect, and as an acknowledgement to the work and the effort done by Shikhaji, I would request Shri Nitin Gadkari ji to present her with the bouquet as well as a memento by Dr. Raman Singh. Thank you very much, sir. Now to proceed further, I request Chief Guest of the Day, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh, to share his thoughts with us. गुड गवर्नेंस सेल के द्वारा इस मोनोग्राफ को आज रिलीज किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा, और एक देश में और अलग अलग राज्यों में जो कुछ राज्य सरकारें कर रही है उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच और उन बेहतर योजनाओं को देश के सामने लाने का और उसको क्रियान्वयन में सेल ने बहुत बेहतर काम और इस प्रक्रिया को शुरू किया है। मैं इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच और उसके क्रियान्वयन के लिए जो टीम बनी है विनय शास्त्री जी और सम्मानीय इस पूरी टीम में काम करने वाले सभी साथी जगदीश मुखी जी सबको मैं बधाई दूंगा, और विशेष तौर से ये सारी योजनाओं को बेहतर मेहनत करके लोगों के सामने लाने का प्रयास शिखा त्यागी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनकी मेहनत से पूरे छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा, रायपुर और गांव में जाके उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, और जो कुछ थोड़ा बहुत काम हम कर रहे हैं उसका अध्ययन उन्होंने किया। और मैं खुद आज इस मोनोग्राफ को पढ़ रहा था तो मैंने उनको बधाई दिया कि सब कुछ आपने संकलित किया है, जो छत्तीसगढ़ में प्रयास हमने किया है, और ये लोगों तक जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों का उसका फायदा होगा। आज यहाँ सभी उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, सम्मानीय महामंत्री संगठन रामलाल जी, नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, और आप सब जो अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और जो देश में कुछ हो रहा है उन घटनाओं के बारे में आपको जानकारी है। छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य जिसकी आबादी 2 करोड़ अब 50 लाख हो चुका है, जहाँ SC और ST पॉपुलेशन 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है, 12% कास्ट, नियर अबाउट 44% जो पॉपुलेशन है वो SC/ST का पॉपुलेशन है, और करीब 54% फॉरेस्ट कवर्ड है, 60% एरिया है शेड्यूल एरिया में। तो छत्तीसगढ़ को यदि दूर से देखना है तो उसके 3 हिस्से होते हैं। एक मैदान का हिस्सा जहाँ
महानदी है, शिवनाथ है, और जहाँ धान का उत्पादन होता है। दूसरा बस्तर का इलाका जो केरल से बड़ा है, अकेला हमारा एक संभाग, यदि एरिया वाइज हम कैलकुलेट करें तो वो बिग। और तीसरा सरगुजा का हिस्सा। तो बीच के मैदान में हम जो पैडी का प्रोडक्शन होता है, प्रोक्योरमेंट और पूरा चेन जो हम करते हैं, इसके पीछे जो सोच थी, और छत्तीसगढ़ में नए राज्य के निर्माण के बाद जो बड़ी चुनौती थी, उन सारी चुनौती का एक जवाब था, जिसे हमने जब बड़ी बात करते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, और विशेष रूप से जो छत्तीसगढ़ के लिए जो चैलेंज, लोग बोलते हैं कि नक्सल समस्या है। नक्सल समस्या 30-40 साल से है, पर बड़ी चुनौती क्या है छत्तीसगढ़ में, जिसको हम, या वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ का विधायक, वहाँ का सांसद जिसको खिलाफ लड़ना चाहता है और जिसके लिए कमिटमेंट चाहिए, जिसके लिए पूरी ताकत लगाना है, पूरा पैसा लगाना है, वो चुनौती दूसरी है। वो चुनौती है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR, माल न्यूट्रिशन। ये 3 बड़े दुश्मन हैं हमारे, जो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो आत्मा है, छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं, जहाँ 44% पॉपुलेशन BPL है, गरीबी सीमा की नीचे की जगह। अलग अलग रिकमेंडेशन अलग अलग आते हैं, कहीं तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट एक अलग रिपोर्ट देती है, सक्सेना कमेटी अलग कहती है, प्लानिंग कमीशन के अपने आंकड़े अलग कहते हैं। पर उन सब आंकड़ों से हटकर अपन सोचें, गरीब है तो गरीब है, उसकी रोज की आमदनी के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहस की जरूरत नहीं है। पर ये 3-4 चुनौतियां, और पलायन छत्तीसगढ़ में 10 से 15 लाख 20 लाख लोग काम करने के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर जाते थे स्टेट बनने के साथ। ये बड़ी चुनौतियां, हमने इसको सोचा कि इसका एक साथ जवाब क्या हो सकता है। लोगों को वहाँ पे बस्तर में जो लोग रहते हैं, जहाँ काफ़ी गरीबी है, तो वो वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन नहीं होता, कोदो कुटकी है, उस पर जीवन करते हैं, काफ़ी माल न्यूट्रिशन होता है, और ये पलायन बाकी हिस्सों में होता है। इन तीनों बातों को दूर करने की दृष्टि से, और ये बड़ी चुनौतियों को जो हमने फेस सामने रखा, तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा काम है, जहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, 75% पॉपुलेशन कृषि पे आधारित है, और दूसरे लोग हैं जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का काम करते हैं। तो ये लगा कि इस चेन को यदि स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो उससे एक बेहतर व्यवस्था इकोनॉमी की होगी, लोगों के पलायन भी रुकेगा और रोजगार के अवसर मिलेगा। और ये PDS सिस्टम में जो बेसिक एक चेन है कि पहले हम PDS को जब लास्ट हम जब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचने के पहले प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज प्रोडक्शन, दूसरा प्रोक्योरमेंट, और तीसरा सिस्टम आता है जो हमारा इस चेन का आखिरी होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तीनों सिस्टम को एक के साथ जुड़ना पड़ता है। ये चेन जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई राज्य PDS को बेहतर नहीं कर सकता। और ये तीनों को शुरू करने के लिए हमने बेसिक शुरुआत वहीं से की कि हमें लगा कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो पहले हमने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, और हमने कहा इंटरेस्ट रेट जो 14% था एग्रीकल्चर सेक्टर में सहकारी बैंक से, 14 से उसको 9 किया, 9 से 6 किया। अब हम 3% ब्याज दर में किसानों को जो 100 करोड़ रुपया देते थे, 1700 करोड़ का कर्ज दिया। इससे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को एलाइड सेक्टर पूरा कर दिया। उसमें हमने डेयरी को भी जोड़ दिया, पोल्ट्री को भी जोड़ दिया। 1700 से लेकर 1800 करोड़ रुपया किसान अब 3% में ब्याज से पैसा लेता है और उसको रिटर्न करता है। हमारे यहाँ रिटर्न रेट बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट कम किया और उनको कैश की व्यवस्था में जोड़ दिया। पहला हमने उसको किया। दूसरा हमें लगा कि और क्या रीज़न है, तो दूसरा रीज़न है कि उनको गाँव में पहुँचा के खाद की व्यवस्था और अच्छे बीज की व्यवस्था। और तीसरा विषय था पावर, जो देश की सबसे बड़ी चुनौती है और एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ पिछड़ा है। उसका कारण है कि यदि आपको बारिश नहीं हुई, आपके पंप नहीं चले, तो पूरा का पूरा किसान का पूरे साल भर का पैसा उसमें बर्बाद हो जाएगा और वो फिर कर्ज में डूबता जाएगा। हमने किसानों को पंप दिए और पंप के कनेक्शन को करीब करीब हमने कोशिश किया कि 50,000 तक सब्सिडी दी, और छत्तीसगढ़ में 6 साल के अंदर 2 लाख नए पंप कनेक्शन दिए। 2 लाख नए पंप कनेक्शन देने के बाद हमने तय किया कि छत्तीसगढ़ के जितने पंप कनेक्शन हैं उन सारे पंप को हमने 6000 यूनिट तक फ्री बिजली शुरू कर दी। 6000 यूनिट तक हमें उनसे एक भी पैसा नहीं लेते।
और 6000 यूनिट से ज़्यादा यदि खर्च करता है तो 1 रुपया यूनिट हम उनसे पैसा लेते हैं, सिर्फ 1 रुपया यूनिट। और ये पूरा छत्तीसगढ़ में देश का अकेला राज्य है जो इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को और डोमेस्टिक सेक्टर में 24 आवर पावर सप्लाई हम करते हैं। आज देश का कोई राज्य नहीं कह सकता कि मैं 24 घंटे पावर इंडस्ट्री को दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर को दे रहा हूँ या डोमेस्टिक सेक्टर को। और मैं कहता हूँ आने वाले 10 साल हम पावर में कट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 10 ईयर के लिए हमने प्लानिंग किया, 10-15 ईयर की, क्योंकि मैं 1500 मेगावाट पावर जनरेशन मेरा नेक्स्ट ईयर 2012 अक्टूबर-नवंबर में एडिशनल 1500 मेगावाट पावर हमारा जनरेशन शुरू हो जाएगा। हम इसमें 7000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, छत्तीसगढ़ छोटा सा प्रदेश 2 करोड़ की आबादी वाला, मेरा पावर में, जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और ट्रांसमिशन में आने वाले 3 साल में मैं 17,000 करोड़ लगा रहा हूँ। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं, स्टेट इसमें इन्वेस्ट कर रहा है 17,000 करोड़। कोई राज्य हिंदुस्तान का इस सेक्टर में इतना पैसा झोंके, और इसलिए कि हम ये तय करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और डोमेस्टिक सेक्टर के लिए पावर में हमें कोई कटौती ना करे। इसके लिए हमने ये दूसरा काम किया कि जनरेशन में हमने पूरी ताकत लगाई और 2012 तक हमारे पास एडिशनल 1500 मेगावाट का जनरेशन आ जाएगा। इसके साथ मुझे 4000 मेगावाट एडिशनल पावर मिलेगा, क्योंकि मेरी पावर पॉलिसी ऐसी है कि जो स्टेट में पावर जनरेशन करेगा उसको 7.5% पावर छत्तीसगढ़ को पहले देना पड़ेगा एट वेरिएबल कॉस्ट, लागत मूल्य पे। यदि उसका लागत मूल्य 1 रुपये 20 पैसे आ रहा है तो मुझे हमेशा के लिए उस 7.5% पावर वेरिएबल कॉस्ट में देगा और 30% पावर स्टेट पहले उसका अधिकार रहेगा। कोई भी पावर जनरेशन के लिए आ रहा है तो 30% मुझे पावर देना पड़ेगा यदि स्टेट चाहता है तो। ये हमने पॉलिसी में तय किया। दूसरी हमने पॉलिसी में तय किया कि वैल्यू एडिशन जो स्टेट में करेगा उसे ही हम माइंस देंगे। आयरन ओर वैल्यू एडिशन फर्स्ट डे हमने 2003 में तय किया। हम ट्रेडिंग के लिए किसी भी आयरन ओर हमने नहीं कहा कि हम ट्रेडर्स को नहीं एंट्री करते। तो उसका फायदा हुआ कि पावर जनरेशन में भी हम आगे बढ़े और इसमें इंटरेस्ट रेट का कम करने के बाद और माइक्रो इरिगेशन को हमने फोकस किया। वाटर वेस्टेज बचाने के लिए 32% हमारा टोटल इरिगेशन है, नेशनल 49%, हम पीछे हैं। पर हमने उसको स्प्रिंकलर और ड्रिप उस पानी का उपयोग करके हम 10 से 12% ज़्यादा। और आप आश्चर्य करेंगे कि छत्तीसगढ़ में हम जितनी भी हमारे महानदी और दूसरे शिवनाथ जैसे नदियां हैं, सीरीज ऑफ एनीकट बना रहे हैं। एक अकेले शिवनाथ नदी जो करीब करीब 1300 किलोमीटर बहती है, उसमें 34 एनीकट हम बना चुके हैं, 34 एनीकट बना चुके हैं, जिसमें साल भर 6 फीट 8 फीट पानी रहता है। और अभी हम 250-300 करोड़ के वराज बना रहे हैं, जिसमें 10 फीट और 11 फीट पानी साल भर रहेगा और पूरा समुद्र के जैसे पानी भरा रहेगा। वो पानी समुद्र वेस्ट जा रहा था, उसका हम यूज नहीं कर रहे थे। अब उसका यूज हम इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए करेंगे। और गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार इसमें एक पैसा नहीं लगाई। 1600 करोड़ के बराज हम बना रहे हैं, स्टेट का एक पैसा नहीं लगा। और हमें हर साल इस बराज से 600 करोड़ की प्रॉफिट होगी आने वाले 100 साल के लिए। ये सिस्टम है। इसमें पावर जनरेशन हम करेंगे हर एक बराज में 5 मेगावाट के करीब करीब 20 से 25 मेगावाट हाइडल पावर जनरेशन होगा, फिशरीज का होगा और उसके दूसरे उपाय। एक सिस्टम के साथ हमने जोड़ के काम किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करना है तो हम उसको किस प्रकार बेहतर तरीके से काम में लाएं। हमने दूसरा सिस्टम किया कि उत्पादक बढ़ा। आप आश्चर्य करेंगे कि 55 लाख मेट्रिक टन से बढ़ के 90 लाख मेट्रिक टन पैडी हमारा उत्पादन बढ़ा है। और 2001 और 2002 में हम टोटल जो पैडी प्रोक्योरमेंट हमारा था, धान की खरीदी थी, 5 लाख मेट्रिक टन खरीदते थे और 2010 और 11 आते आते 55 लाख यानी 11 गुना बढ़ गया। 5 लाख मेट्रिक टन से 55 लाख मेट्रिक टन। 100% किसान का एक एक दाना धान हम खरीदते हैं, एक एक दाना, कोई बचाता ही नहीं। किसान सीधा अपने खेत से सीधा हमारे सोसाइटी में लाता है। 1870 सोसाइटी में लाएगा, तौल करेगा, तौल करके घर चले जाएगा। उसके नाम से वहीं पे कंप्यूटर में उसको नाम एंट्री हुई, उसका पेमेंट एंट्री हुआ, उसका गांव का नाम हुआ और बैंक में उसका खाता उसी दिन ट्रांसफर हो गया। और तीसरे दिन जाके वो बैंक से 6000 करोड़ रुपया 120 दिन के अंदर किसान के पास चला जाता है। कैश एक पैसा नहीं बीच में।
नगद हम कहीं नहीं करते, सीधा बैंक से जुड़ा है वो। हमारे 1800 सोसाइटी सीधे मुझसे जुड़े हैं। मेरे पास कोई आके शिकायत करता है कि मुझे पैडी का कीमत नहीं मिला, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट एक बार आए कि बोले मेरा धान बिक गया कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं कहा तुम्हारे सोसाइटी का नाम बताइए, जिले का नाम बताइए। मैं वहीं घर में उसको बैठ के बताया, अध्यक्ष जी तुम्हारा धान बिक गया है, 1,20,000 का चेक तुम्हारे घर पहुंच गया। भाई साहब से फोन किया, वो घबरा गया, अपने भाई से बोला क्यों पैसा निकाल लिए क्या। ये पूरा सिस्टम को बेहतर करने के लिए, और इसमें किसान फिर कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकता। यानी करीब करीब 30 लाख 25 लाख परिवार के लोग कभी कोई शिकायत नहीं करते कि मुझे धान का कीमत नहीं मिला। और दूसरा शिकायत ये नहीं होता कि उसको बोनस नहीं मिला। और जैसे बता रहे थी शिखा जी की, उस पर ऑनलाइन हमने उनको पेमेंट की व्यवस्था के साथ साथ जोड़ने से ये पूरा प्रोक्योर करने के बाद 55 लाख मीट्रिक टन को हम छत्तीसगढ़ में जो हमारे 1500-1600 जो राइस मिल है वहाँ मिलिंग के लिए जाता है, वहाँ से चावल बनता है और इस 120 दिन के अंदर वो चावल फिर FCI के गोडाउन में और हमारे PDS शॉप में जाता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि 1800 गोदाम में हमारे राइस मिल में 3 लाख मजदूर काम करते हैं। यानी एक यदि हम पावर प्लांट लगाते हैं 1000 मेगावाट का, उसमें सिर्फ 200 मजदूर लगते हैं। हमारे एक राइस मिल यदि चलाते हैं तो उसमें 200 से 400 मजदूर लगते हैं 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में। 3 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलता है करीब करीब 100 से 150 दिन के लिए उस 1800 राइस मिल में। और जो धान का छिलका निकलता है भूसा, उसको क्या करते हैं, पहले जला दिया करते थे। 160 मेगावाट पावर जनरेशन हम उससे कर रहे हैं राइस, 160 मेगावाट राइस हस्क से सबसे ज्यादा पावर प्रोडक्शन देश में हम करने जा रहे हैं। 160 मेगावाट हम पावर जनरेशन। धान का भूसा भी बिकता है, पहले उसको जला दिया करते थे, अब वो लोग ले जाते हैं भीड़ के और उसके राइस मिल के पास लाइन लगा रहता है कि मुझे छिल के ले जाना है, क्योंकि इस पर हम 100% पावर स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है। इसलिए सेन को मजबूत करने के लिए उन सारे विषयों को ठीक करने का प्रयास किया है। उसके साथ ही साथ इसमें धान खरीदी और इस पूरे सिस्टम में हमने सबसे महत्वपूर्ण होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जिसके बारे में शिखा जी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि अलग अलग एक्सपर्ट और मैं बहुत विशेषज्ञों को, मैं शिखा जी को सबसे बड़ा विशेषज्ञ जानता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत रिसर्च किया है, इतना मैंने भी नहीं किया है। हम कम पढ़े लिखे लोग थोड़ा बाद में समझ में आता है कि कुछ ठीक ठाक काम कर रहे हैं। शिखा जी ने मुझे बताया कि ठीक कर रहे हो, और इसके लिए मैं गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मेरे पास भेजा, मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या देखना है क्या पढ़ना है। मैंने कहा अध्यक्ष जी क्यों भेज दिए हैं, ये तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। जैसे इनके नेताओं के बारे में छवि थी कि नेताओं के पास कैसे बैठाया जाए, डॉक्टर रमन की छवि थी कि मल्टीनेशनल की कंपनी को जो रन करती है काम करती है उससे क्यों मिला जाए। तो आपको कुछ संकोच रहा होगा, हम लोगों का भी कुछ संकोच था कि मगर आपने कमाल किया, एक लाइन बोल सकते हैं। आप लोगों के बारे में हमारी छवि, मेरा सोच एकदम बदल गया। हर व्यक्ति के बारे में अलग अलग सोचता है। बस्तर का आदिवासी मेरे बारे में कुछ दूसरा सोचता है, शहर दिल्ली वाले कुछ दूसरा सोचते हैं, महाराष्ट्र वाले तो अपनी अपनी सोच रहती है। और इस जो सबसे इसकी जान है वो है PDS का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इस देश के लिए जैसे शिखा जी ने लिखा है कि 45% to 50% लीकेज। आप आश्चर्य करेंगे किसी देश के किसी व्यवस्था में 50% लीकेज, यानी PDS निकलता है गोडाउन से और दुकान तक पहुंचने के पहले और राशन में जिस व्यक्ति को जाना है आधा 50% या तो कोई बीच का ट्रक वाला खा गया, या उसका वहाँ जो अफसर है गोडाउन में बैठा वो खा गया, या फिर राशन शॉप चलाने वाला खा गया। तो 6 तकलीफ हमारे सामने थी जिसको हमने पहले दिन एड्रेस किया कि क्या क्या प्रॉब्लम आना है हमें। पहला प्रॉब्लम था कि हमें जो हमारी सोसाइटी है वहाँ तक उसको पहुँचाए कैसे। दूसरा जो मंथली अलॉटमेंट होता था जिस भी हमारे गोडाउन से, वो मंथली अलॉटमेंट में हमेशा देरी होती थी और 1 महीने का कोटा वो लैप्स कर देते थे और दूसरा महीने का वो मार्केट चला जाता था। तीसरा था कि जो लिफ्टिंग होती थी, उठाव जो होता था, उठाव कोई नहीं करता था, फर्जी वहाँ पे उठाव कर देते थे कागज में रिकॉर्ड में और वहाँ से राइस मिल चला जाता था। उसके बाद जो ट्रकें चलती थी वो सारी प्राइवेट ट्रकें थी, उस ट्रक में माल गया और राइस मिल में चला गया और वो उस शॉप तक नहीं गया। तो ये सभी बातों को, फर्जी राशन कार्ड
और दुकानदार नुकसान में दुकान चलाता था क्योंकि उसको जो कमीशन मिलता है वो कम था। ये 6 रीजन थे जिसकी वजह से लीकेज हो रहे थे। वहां से शुरू होते हैं जहाँ वेयर हाउस से, जहाँ पे सामान निकलता है और वहां तक पहुंचते हैं जहाँ पे चावल का वितरण आखिरी व्यक्ति तक होता है। वो 6 स्टेप में अलग अलग काम थे जिसको इन सारे सिस्टम को ऑनलाइन करके और इस सिस्टम में बिना लीकेज के हम जैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है चावल का किसी सोसाइटी के लिए, उसको मैनुअल सब खत्म कर दिया। हमने कहा जिस सोसाइटी का जितना कोटा है आने वाले महीने के लिए एडवांस उसको देना है और उसमें तय कर दिया कि ये सोसाइटी में यहाँ से लिफ्ट होगा और उसके साथ साथ ये व्यवस्था कर दी कि वो ट्रक यदि निकल रहा है, पहले प्राइवेट ट्रक थे, अब उस प्राइवेट ट्रक को हमने बदल के गवर्नमेंट की एजेंसी और हमारी सरकारी ट्रक के माध्यम से उसका वितरण किया। उसका कलर हमने पीला कर दिया, SMS के साथ उस पूरे पंचायत को जोड़ दिया कि ये ट्रक निकल रहा है, इस ट्रक में इस सोसाइटी का चावल है, नमक है, तेल है, पेट्रोल है। और वहां के सरपंच को और आजकल सबसे बड़े पत्रकार, जो गांव के पत्रकार बहुत जागरूक है, आप दिल्ली वाले ही नहीं है, वो राशन दुकान में पहले पहुंच जाते हैं कि पहुंचा कि नहीं। उसको यदि SMS पहुंचा तो नहीं तो दूसरे दिन समाचार में टीवी में पट्टी लगने चालू हो जाती है आजकल टीवी में, राशन दुकान पहुंचा नहीं करके। उसको सबसे पहले SMS करते हैं कि भैया वहां का दुकान निकल गया, और सरपंच को, और जो हारा हुआ सरपंच है सबसे बड़ा नेता होता है, उसको पहले बताते हैं कि तुम्हारे गांव का राशन चला गया है, उसके SMS आ गया उसके फोन में, तो वो सबसे पहले एक्टिव होता है कि हालांकि चोरी मैं पकड़ूंगा। तो जितने ऐसे लोग हैं उनको आप एक्टिव कर दो। और ग्राम सभा से उस वोटर लिस्ट को अनुमोदन, जो सबसे बड़ी ताकत है इस डेमोक्रेसी की, सबसे बड़ी शक्ति है। और हमेशा हम 73वें और 76वें संशोधन के बाद कहते हैं कि ताकत जो है हमारी ग्राम सभा और नगर के सभा में है। ग्राम सभा में वोटर लिस्ट को पढ़ा जाता है और ग्राम सभा में पढ़ा गया और ट्रक वालों को यदि राशन है तो गांव वाले चिल्लाते हैं इसका ट्रक चलता है, इसका कार चलता है, इसका राशन दुकान कैंसिल होना चाहिए। और वहीं अनुमोदन करा के उस राशन कार्ड को कैंसिल करने की प्रक्रिया भी वहीं से हम शुरू करते हैं कि ग्राम सभा में जब तक अनुमोदन नहीं होगा तब तक हम उसको राशन आने वाले समय में उसका रिन्यूअल नहीं करेंगे। और एक बार हमने पूरे प्रदेश के राशन कार्ड को 1 तारीख तय किया और हमने कहा कि जो राशन दुकान अपना कार्ड लेके खुद आएगा, सील लगाएगा, उसका ही रिन्यूअल होगा। इसी प्रक्रिया में जो मर गए थे, खप गए थे, नकली था, दुकानदार के पास राशन थे, आश्चर्य करेंगे एक इस पूरी प्रक्रिया में 1,70,000 कार्ड अपने आप खत्म हो गए, कोई आया नहीं, वो सील लगाने आया ही नहीं। और हमने कहा जो नकली और गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ 420 का मामला दर्ज होगा, और पुराना जितना चावल खाया है वसूली करेंगे। वो उसको डर यह हो गया कि यदि मैं पकड़ गया तो पुराने मामले निकलेंगे, तो उसने अपना फिर राशन का कार्ड को अपने आप निरस्त कर दिया। तो इससे हमें काफ़ी फायदा हुआ और हमारा जो बजट है उस बजट के अंदर हमने उसको बेहतर किया। इसलिए इसमें 5 चीज़ हमने किया, बहुत मैं डिटेल नहीं बताऊंगा कि सीधा जी बताने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे विरासत में जो दिक्कतें मिली थी, पहला हमने लीगल रिफॉर्म किया। अब आप बोलेंगे कि इसमें कहाँ से लीगल रिफॉर्म और कौन से कानूनी पेज। जब हमने प्राइवेट राशन शॉप के सारे दुकान को वापस ले लिया तो 400 लोग हाईकोर्ट चले गए। 400 लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में जाने के बाद ये समझ में आ गया कि अब ये मामला हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हमने उन 400 लोगों को तय करने के लिए पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर हमने दिसंबर 2004 में विधानसभा में लाया और कोर्ट को हमने कहा कि ये हमारा नया पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर है, इसका हम क्रियान्वयन में यदि कोई दिक्कत होगी तो आप हमको रोकिए, अन्यथा जितने भी प्राइवेट हैं उनको हमने सबको हटा दिया और 100% पूरे के पूरे हमारे दुकान थे उसको हमने कोऑपरेटिव सेक्टर में दे दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को दिया, वन समितियों को दिया, पंचायत को दिया, कोऑपरेटिव सेक्टर को दिया और वहाँ काम करने की संस्थाओं को दिया। और संख्या हमने बढ़ा दिया, हमारे पास 8,000 थे, पंचायत 10,000 थी, तो 10,000 दुकान हमने खोल दिया। और उन दुकानों में इस रिफॉर्म के बाद जब प्राइवेट सेक्टर से हटा और पंचायत या कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने लगी तो उसमें बेहतर उपाय ये हुआ कि उनकी हालत हमको जब देखने में समझ में आया कि चोरी क्यों करते हो। जब एक प्रश्न उनसे पूछा गया वो बोला चोरी करना पड़ता है। बोले क्यों करना पड़ता है? कमीशन 8 रुपया है हर क्विंटल में, तो 8 रुपये क्विंटल में यदि कोई दुकान चलाएगा तो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? चोरी करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो हमने कहा कितना पैसा चाहिए? बोले 4 गुना बढ़ा दो। हमने 35 रुपया कर दिया। 8 रुपया पर क्विंटल कमीशन को बढ़ा के सीधा 35 रुपया कर। एक दिन में ही हम उन्हीं से पूछे क्या किए? बोले 35 रुपया कर दीजिए। हमने 35 रुपया कमीशन कर दिया। ठीक। दूसरा हमने कहा और क्या दिक्कत है? बोले हमारे पास पैसा नहीं होता। तो हमने उनको 75,000 रुपया पूरी सोसाइटी को
वर्किंग कैपिटल दिया बिना ब्याज के 75,000 रुपये, 42 करोड़ सरकार से सीधा उनको फंडिंग किया, पर शॉप 75,000 विदाउट इंटरेस्ट। और तीसरा हमने काम किया, 1 महीने के एडवांस लिफ्टिंग की सुविधा दी, बिना पैसे को उठा सकता। ये 3 काम हमने किया एक साथ। पहले उनके पैसे बढ़ाए, दूसरा उनको एडवांस लिफ्टिंग की फैसिलिटी दी और 75,000 उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। और उसके बाद हमने कहा अब चोरी नहीं करना है, क्योंकि अब सब कुछ हो गया, तुम जो चाहते थे हो गया और हम जो चाहते हो गया, और इसके बाद चोरी करोगे दुकान कैंसिल हो जाए। ये 3 काम करने के बाद अपने आप ट्रांसपेरेंसी आई और उसको लगा कि यदि मेरा दुकान छिन जाएगा तो मैं 5,000-6,000 रुपये कमा रहा हूँ, वो भी चला जाएगा। थोड़ा वो तो मारता है तराजू में, ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया नहीं बदल जाए, डॉक्टर नहीं बदल सकता तो और लोग कैसे बदलेंगे। तो हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, निर्माण दोष अब दूर नहीं करते, किसी का निर्माण दोष दूर नहीं करते, थोड़ा हमारे अंदर ही है, आधा किलो तो मार देगा वो, पर वो तो ठीक है। हाँ 40%, 50% से 2% झड़ती जो चावल गिर जाता है तो उसका वो उपयोग भी कर लेता है। तो उसको देखना ज़्यादा बहुत कठोरता की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा सिस्टम है, इतने लोग हैं, 1000 करोड़ की सब्सिडी उसमें जा रही है, तो ये चलता है। इसको करीब 94-95% हमने इस सिस्टम में यानी ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास किया और लीकेजेस को सब जगह बंद करने का प्रयास किया। कुछ होता होगा, कई लोग जाते हैं पत्रकार वो भी बताते हैं यहाँ कमी है, तो कमी है तो रहेगी, उसको रोज दूर करते हैं। काफ़ी लोगों ने बहुत सारे सुझाव भी दिए। उसके साथ साथ कुछ मामले जो मुझे लगता है, जो हमने कॉल सेंटर बनाए, ट्रक केयर कलर हमने एक किया, सिटीजन फोल्डर हमने किया, कुछ विषय जो SMS के माध्यम से उनको इन्फॉर्म करने के बाद किया। 2 विषय में से हट के बोलना चाहूँगा जो हमने एडवाइस किए थे, उस पर खास तौर से अभी जो खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम की चर्चा पूरे देश में हो रही है, और इस चर्चा में बहुत सारी बातें आती है कि PDS में कैसे रिफॉर्म किया जाए, किस प्रकार से इसको बेहतर किया जाए, और कुछ बड़े निर्णय उसमें लिए गए। हमने उसमें कहा कि इसमें 5 व्यक्ति को परिवार को प्रस्तावित खाद्यान्न और भोजन की मात्रा, इन्होंने एक यूनिट जो मानी है, एक इंडिविजुअल यूनिट मानते हैं, दूसरे परिवार को यूनिट मानते हैं। और इसमें हमने कहा कि यदि आप उसको परिवार में 5 सदस्य हैं तो मिनिमम उनको 40 kg हर माह उनको चावल या गेहूं या मक्का जो भी देना है उसको दिया जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप उसको 20 किलो और 25 किलो देते हैं तो दाल भी दे रहे हैं सर, आप दाल भी शुरू किया। दाल और नमक में बता दूंगा सर। हम 32-34 लाख परिवारों को आयोडाइज साल्ट 2 किलो हर महीने मुफ्त में ले जाके फ्री ऑफ कास्ट उनको देते हैं, सारे परिवार 32 लाख परिवार को। गुजरात से नमक बुलाते हैं, आयोडाइज साल्ट बुलाते हैं और हर चीज़ें। और बस्तर में हमने 5 रुपया किलो के हिसाब से चना देना प्रारंभ किया है ट्राइबल एरिया में, जहाँ पे मॉल न्यूट्रिशन है और ये दूसरी दिक्कतें हैं। तो इसमें हमने कुछ सुझाव इस पर दिए हैं कि जो अभी खाद्यान्न सुरक्षा के लिए जो बिल आ रहा है उसमें हमने उसमें कहा है कि उनको सिर्फ राइस या वीट देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें पूरे इलाके में जो BPL के लिए आप या AAY अंत्योदय अन्न योजना की सोच कर रहे हैं, तो पहले तो उनको नमक देना चाहिए, आयोडाइज साल्ट दिया जाए, उसको हर परिवार को 2 किलो तेल दिया जाए, और उसके साथ ही साथ उस परिवार में या तो चना या मटर का जो भी दाल है, क्योंकि यदि आप इस पूरे देश के सबसे बड़े समस्या को यदि माल न्यूट्रिशन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, IMR को ठीक करना चाहते हैं, MMR को ठीक करना चाहते हैं, बाकी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उन गरीबों तक समय पे दाल, तेल, चावल, मक्का या बाजरा यदि पहुंच जाएगा, ये देश की आधी बीमारी यही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बच्चा गर्भ में ही कमजोर होता है, गर्भ से ही कमजोर होता है बच्चा। आंगनबाड़ी जाते उसकी खाने की स्थिति नहीं, आप दूध नहीं दे सकते, मगर 2 टाइम चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा तेल उसको नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो ये बाकी हजारों करोड़ जो खर्च बाद में करते हैं, वो यदि गर्भस्थ शिशु से लेकर 5 साल की उम्र तक यदि उसको कुपोषण की लड़ाई को लड़ लिया जाए, ये सारी बीमारियों से लड़ जाए। इसलिए कोई मुझे बोलते हैं चुनाव जीतने के लिए तुम चावल बांटते हो, बिल्कुल चुनाव जीतने, चुनाव तो इसके साथ मैं जीत जाता हूँ, ये बोनस है मेरा। अरे अच्छा काम करोगे तो अच्छा बोलेंगे, इसमें मैं दूसरों को बोलता हूँ तुम मुझसे अच्छा करो ना, ये तो बोनस है। कोई
और कोई जानबूझ के चुनाव हारने के लिए मैं क्यों करूंगा? राजनीति में हूं तो अध्यक्ष जी बोलते हैं सब सीट जीत के आना है, तो उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं, मगर और अच्छा काम कर रहे हैं, शराब खिला रहे हैं, चावल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, भाई कोई पैसे का बर्बाद। मुझे बोलते हैं 1000 करोड़ लुटा देते हो। मैं कहा हजारों करोड़ पेट्रोलियम में अरबों करोड़ की पेट्रोलियम में सब्सिडी देने वाले मुझसे बोलते हैं 1000 करोड़ गरीब को चावल खिला रहे हो, और इससे बेहतर और क्या काम हो सकता है? 1,76,000 करोड़ का मैं 2G तो नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे विषय जिसपे हमने कुछ सुझाव दिए। थोड़ा सा जो पीडीएस के वर्किंग ग्रुप में मैं भी था, मुंडे की, मैं और असम के मुख्यमंत्री, हमने पीडीएस के उस वर्किंग ग्रुप में काफी सीरियसली उसको अध्ययन किया। 6-8 महीने लगातार हम बैठकों में बैठे रहे। हमने उस पूरी बैठक में अपना इस सिस्टम को रख दिया, स्टेट में ले जाके दिखा दिया, बड़े बड़े एक्सपर्ट देके सब किए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अंतिम जब बैठक हुई, अंतिम बैठक में जब बैठक हुई तो मैंने कहा कि पीडीएस सिस्टम में लोगों को चावल, गेहूं, मक्का जो भी देना है 35 से 40 किलो दिया जाना चाहिए। अंत में निर्णय जब मुझे मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी आई तो उस वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंड क्या किया? कैश ट्रांसफर करना। कैश ट्रांसफर देश में पीडीएस का कोई जवाब नहीं हो सकता, खाद्यान्न सुरक्षा का कोई जवाब नहीं हो सकता। ये तो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन ऐसी एक और शुरू कर सकते। फिर मैंने कहा ये ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है? फिर इसको खाद्यान्न सुरक्षा आप कैसे बोल रहे हैं? किसी को आप 600 रुपये दे दिया, बस्तर का मेरा दंतेवाड़ा का आदिवासी 100 किलोमीटर दूर 700 रुपये लेके चावल, गेहूं और खरीदने आएगा, एक दिन पूरा समय बर्बाद करेगा, वहां के ओपन मार्केट से खरीदेगा, 700 रुपये में क्या लेगा और जाएगा और वापस फिर जाएगा तीसरे दिन। ये जवाबदारी से बचना है। हम सिस्टम क्यों नहीं बना सकते? इस देश में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतने लोग काम कर रहे हैं, अच्छी सरकारें हैं, सब अच्छा काम करना चाहते हैं। हम सिस्टम की अपेक्षा शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि सबसे बेहतर क्या हो सकता है तो कैश ट्रांसफर कर दीजिए आप, बस 700 रुपये। मैंने इसका विरोध किया, मैंने कहा कि ये उचित नहीं है और कैश ट्रांसफर कभी खाद्यान्न सुरक्षा योजना का या गरीबों की इस योजना का विकल्प नहीं हो सकता। और मैंने उस दिन की बैठक में भी उनकी उपस्थिति में कहा था कि ये उचित नहीं है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। और जो सिस्टम देश में बहुत सारे राज्य कर रहे हैं उसको आप करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो देश के गरीब हैं, वो चाहे आप तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को माने, चाहे सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट को माने, या प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट, हमको उससे लेने देने नहीं। किसी को तो मानिए आप, कोई एक लाइन तो तय कर दीजिए कि कितने लोग जो बीपीएल के हैं या अंत्योदय अन्न में जो ज़्यादा गरीब हैं उनको तय करके उनके लिए सिस्टम लागू करें। तो मुझे लगता है मुझे बहुत बोलने की आवश्यकता, बहुत बोल चुका हूँ। इसमें मैं 3-4 घंटे बोल लेता हूँ। ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, मेरे अध्यक्ष जी बैठे हैं, नहीं होते तो मैं बताता पूरा। जब मेरी ज़्यादा बोलूँगा तो अगली बार मुझे नहीं बुलाएंगे दिल्ली में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रमन सिंह जी। This country needs proactive, progressive and large thinkers like you, and I'm sure that our polity and political leaders will also think the same way. Thanks for your nice words. Now I'll request Shri Nitin Gadkari ji, Honorable President of the party, दिल्ली के पूर्व मंत्री आदरणीय जगदीश मुखी, हमारे जनरल सेक्रेटरी नड्डा जी, और इस किताब में जिनका रिसर्च इसी मेरी सहयोगी शिखा त्यागी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआत है। कोई चीज़ अगर अच्छी बनानी होगी, ये हॉल अगर अच्छा बनाना है तो इसमें लाइट है, एयर कंडीशनिंग है, चेयर्स है, अगर सब चीज़ें अच्छी होगी तब एक अच्छा हॉल तैयार होगा। गुड गवर्नेंस ये ऐसी चीज है इससे बड़ी आवश्यकता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अपने मन को ये प्रश्न पूछता रहा, व्हाट इज द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर वर्किंग फॉर पॉलिटिक्स। थोड़ा सा इसका जवाब मुझे समाधानकारक नहीं मिल रहा था, और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सिस्टम से जो हम करना चाहते उसका परिणाम उतना नहीं निकलता। पर इसका कारण
इसका कारण ये रिफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इसलिए सिस्टम में अगर सरकार को अच्छा काम करना है तो 4 बातों की जरूरत है। सबसे पहले सरकार में काम करने वाला नेतृत्व अच्छा चाहिए, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात साख चाहिए, और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर कोई है तो वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल अगर रही और 3 बातें अगर रहेंगी तो यू कैन मेक मिरेकल्स। थोड़ा सा अनुभव मेरे जीवन में मुझे मिला कि 5 करोड़ की इक्विटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने 8,000 करोड़ के काम किए और 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट में खड़े किए, तब केवल इच्छा शक्ति यही सबसे बड़ा भांडवल था। मुझे लगता है ये 4 बातें अगर किसी सरकार के पास होगी तो निश्चित रूप से सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन है, जिसको हम सब लोग अपने प्रेरणा के रूप में मानते हैं। देश की आज की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसको बदलना है। और बदलना है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और जो आगे रूलिंग पार्टी बन सकती है, उसको कहीं ना कहीं अपना मिशन, अपना टारगेट निश्चित करना चाहिए। ये बात जरूर है कि हमने हमारे पार्टी में राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा मानी है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन माना है, और अंत्योदय जो सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है, जहाँ लास्ट मैन वो सोसाइटी जो है, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसको भगवान मानकर उसकी स्थिति को बदलना, ये अंत्योदय का विचार ही हमारा उद्दिष्ट माना है। अब इसको अगर पूरा करना है, दिस इज द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर वर्किंग फॉर द भारतीय जनता पार्टी। और मुझे ये बहुत कठिन समस्या है, क्योंकि मैं तो जीवन में इस बारे में बहुत नसीबवान हूँ कि विद्यार्थी परिषद में मुझे काम कर, मैं भी एक स्टूडेंट लीडर था, बड़ा मिलिटेंट लीडर था, और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा था। उस समय में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। आदरणीय बाला आप्टे जी, मदन दास जी, यशवंतराव केड़कर, सदाशिवराव देवधर, इनके साथ मैंने काम किया, और मुझे इतना ही समझ में आया कि समाज और देश के लिए कुछ करना चाहिए जीवन में। और वहां से निकलने के बाद मैं राजनीति में आया, और राजनीति में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देश के लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आज मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नेता भी नहीं, थिंकर भी नहीं, पर मैं इतना ही बात मुझे ध्यान में आई, जो कोई संघ में हमको पंक्ति पढ़ाई गई थी, संस्कृत गीत था, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। अब मुझे ऐसा लगा कि हम करते रहे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के सामने सबसे चैलेंजेस क्या है। मुझे लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी निर्मूलन करना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, मुझे लगता है इट इज पॉसिबल। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। The basic reason is the wrong economic policies and bad and corrupt governance is the main reason for our poverty. ये हमारा सबसे बड़ा है, और मुझे लगता है कि ये बदला जा सकता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे करें। What are the challenges? भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये हमारे गरीबी के 4 प्रमुख कारण हैं, बाकी और कुछ है। अब इसको बदलना होगा तो अर्थशास्त्र के भाषा में हमको ना कुछ मिशन, टारगेट निश्चित करना होगा। मैं आपको विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि बीजेपी में हमने टारगेट निश्चित किया है कि हम जीडीपी 12% तक लेके जाएंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% तक लेकर जाएंगे, और हम लोग देश का सामाजिक आर्थिक चित्र जो है बदल कर दिखाएंगे। दिस इज द मिशन विच वी एक्सेप्ट। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर पूरा करना होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमको हमारे मैनेजरियल स्किल में, सिस्टम में क्वालिटेटिव रिफॉर्म के साथ बदल करना होगा, एक एक चीज को सुधरना होगा। और मैं ये मानता हूं कि एक बात बिल्कुल सच है, 100% परिवर्तन उसी समय संभव है जो व्यक्ति का परिवर्तन होगा, और 60 to 70% परिवर्तन सिस्टम में बदलने से हो सकता है। जैसे रमन सिंह जी ने कहा कि थोड़ा काटा मारता ही है तो थोड़ा चलो चलेगा, पर सिस्टम कितनी बदलेगी। अब इसमें हमारी सरकार में
जिन लोगों ने, जिन जनता के लिए हम चुन कर आते हैं, जिनके प्रति हम उत्तरदायी है, और वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट में, इन डेमोक्रेसी में हम लोग गरीब लोगों के लिए उत्तरदायी है कि जिनके जीवन को हमको बदलना है, ये चैलेंज हमने स्वीकार किया है। पहली बात ये कि राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। अगर किसी को ये करना है तो पैसा कमाए जीवन में, उसमें कोई गुनाह नहीं, बिकॉज नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इसलिए किसी को कमाना है तो वो सनदशीर मार्ग से जरूर कमाए, पर एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बनकर पैसा कमाने का सब गलत है, ये जनता बर्बाद है। और इसलिए इस सिस्टम में इंस्पायरेशन और मोटिवेशन ऐसा चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है कि समाज का आखिरी पीड़ित है, दलित है, उसके स्थिति को हम बदले, और हम लोग यही प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं। कठिनाई है राजनीति में ये सब करना, मैं उसके चैलेंजेस, मैं बहुत दिनों तक इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत कठिन काम है, अपने गले में ना लटके और कोई करे पर हम ना करें। मैं अपने गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में काम करते गया और मुझे बड़ी सफलता मिली। मैं कारपोरेट नहीं हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं काम करते करते सोलर एनर्जी, बायो एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, वाटर कंजर्वेशन। अब करते करते मैंने 10,000 लोगों को रोजगार दिया और 500 करोड़ के एसेट्स खड़े किए, और इस साल 250 करोड़ का लोन मिला, और मैं पूरा रूरल एनर्जी सब काम करता हूँ, और वो मेरा मिशन है, अभी भी वही करता हूँ। मैं अगले महीने में स्वीडन और ब्राजील जा रहा हूँ, बायोफ्यूल्स में इथेनॉल बेस्ड इंजन कैसे तैयार हो, इसमें समय में काम करते रहता हूँ, वो मेरी पैशन है। और मुझे यह लगा कि ये स्ट्रांग पॉलिटिकल विल होगी तो ये हो सकता है। जो एक्सपीरियंस मुझे मंत्री पद के कार्यकाल में मिला कि 5 करोड़ की इक्विटी पर 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट में खड़े करके 8,000 करोड़ के सीलिंग, वर्ली बांद्रा, 55 फ्लाईओवर, तब मुझे अगर इच्छा शक्ति है तो कुछ भी, और ये इच्छा शक्ति जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इसमें तैयार की है कि देश के लिए और समाज के लिए काम करना है। और इसलिए ये जो गुड गवर्नेंस सेल है, ये एक प्रकार से जिन्होंने अच्छा काम किया, ये काम बाकी लोगों तक पहुंचाना, बाकी सरकार अच्छे काम करने वालों को सम्मान देना, उनके पीठ पर हाथ रखना। मुझे अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं एक वाक्य में जल्दी बता देता हूँ, अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। आज मुझे इस बात कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने उनके नेतृत्व में द डिफरेंस दैट वी मेड, ये इसका शीर्षक है। ये ऐसे हमने भी करीब 30-32 विषयों को सिलेक्ट किया है। आपको ये भी बताने में मुझे संकोच नहीं है, अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट सिस्टम में होगी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार में थी, वो भी अच्छी, उसका भी हमने अध्ययन किया। तो जिस सरकार में गरीबों को कल्याण करने वाली है, वो योजनाएं सभी सरकारें उसको काम करें, यही के पीछे हमारी भावना है। देखिए, इनके बारे में बातें आई है, शिखा जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमको ऐसे ही रिटायर्ड IAS ऑफिसर, संवेदनशील सामाजिक कार्यकर्ता, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये हमको चाहिए। मेरी कोशिश है कि हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस तैयार करें। अभी हमको दिल्ली में 1-2 एकड़ जगह लगभग मिलने की इसमें आई है, और मैं इस पर अपना करके इसको हर दिन रोज इसके बारे में हमारे MLA, MPs और मिनिस्टर को ट्रेनिंग मिले, हमारा गवर्नेंस जो है और क्वालिटी होके कोशिश। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो जस्टिस दलवीर भंडारी वर्मा ने इनके स्कीम के बारे में कहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉट टेकन एज ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। Action was based on the recommendation submitted by high-powered committee heard by Justice Wadhwa, a retired Supreme Court judge, which recommended Chhattisgarh model of PDS to arrest diversions, leakages, delays in allocation and transportation and distribution of food grains to fair price shops. ये बेंच ऑफ जस्टिस दलवीर भंडारी और जस्टिस दीपक वर्मा ने इसके बारे में कहा है। मिस्टर आलोक शुक्ला, जिन्होंने इसको IAS ऑफिस किया रमन सिंह जी के मार्गदर्शन में, उनको अवार्ड मिला है सिविल सर्विस इसका 21 अप्रैल 2010 को। मिस्टर आलोक शुक्ला, देन फूड सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2008-2009 फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैडी प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़।
मुझे बताइए आज बेचा है, चावल बेचा है, तो रमन सिंह जी मोबाइल पर बता सकते हैं उसने कितना बेचा है और उसकी कितनी कॉस्ट है। करने से बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, करप्शन भी सॉल्व हो सकता है। क्या पीडीएस में कम करप्शन था? बहुत करप्शन था। रमन सिंह जी और उनके सरकार ने ये सिद्ध करके दिखाया कि ट्रांसपेरेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग है और अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग है और उस टीम में आवश्यक सुधार है। तो उन्होंने ऐसा मॉडल तैयार किया कि जो 100% लीक प्रूफ, ट्रांसपेरेंट और पब्लिक इंटरेस्ट का। अब एक इसमें ऐसा हो सकता है तो बहुत से चीजों में हो सकता है और इसलिए जितने ज्यादा प्रमाण पर इतना अच्छा काम होगा उसमें देश की परिस्थिति सुधरेगी, अच्छी नहीं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा कि कुछ भी करिए, देश को बचाइए। जीडीपी 7% से नीचे आ गया। एग्रीकल्चर की तो हालत ऐसी है कि मैं जिस एरिया में काम करता हूँ वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ सब यवतमाल, वर्धा, नागपुर, हमारे यहाँ कॉटन ग्रोवर्स किसानों ने इतनी आत्महत्या की, बहुत बुरी अवस्था है। और एक तरफ रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी निगलेक्ट हुई है, लाइट नहीं है, 10-10, 12-12 घंटे लाइट नहीं है। कोल है तो पावर स्टेशन के पास मिनिस्ट्री ने कोल माइंस सब बैन कर दिए। आयरन ओर का चल रहा था तो उसमें स्थिति ऐसी कि उसके आधे इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं 5 दिन लंदन में था तो रोज मुझे बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान के मिले, कहीं भोजन के लिए, कहीं ब्रेकफास्ट के लिए। मैं पार्लियामेंट में भी वहां गया था, सब कह रहे थे कि अब हिंदुस्तान को नहीं रहना, हम यहीं रहेंगे, एनआरआई बनेंगे पर धंधा दूसरी ओर करेंगे। एक बड़े उद्योगपति 2 दिन पहले मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि अब तो मैंने यहाँ छोड़ दिया, मैंने इन देशों में कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैं यहाँ से बाहर गया। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा नहीं आ रहा, इतना प्रॉब्लम नहीं है, एफडीआई तो आ नहीं रहा, जो आया वो वापस जा रहा है और जो इंडियन इन्वेस्टर है वो भी देश के बाहर जा रहे हैं। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इंडस्ट्रीज नहीं आएगी, इंडस्ट्रीज नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ेगा और एग्रीकल्चर इस हालत में कैसे? वी आर ए रिच नेशन, वी हैव गॉट ऑल पोटेंशियल्स, हमारी स्ट्रेंथ मजबूत है, सब कुछ हमारे पास है, पर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ने हमारी स्थिति को निर्माण किया। एज ए बीजेपी हम इस सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को अपना मिशन मानते हैं, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को हमारा उद्दिष्ट मानते हैं और भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई तीनों बातों को बदलना चाहते हैं। अगर ये बात के लिए आवश्यकता है, हमें जो सत्ता मिली है, ये बात जरूर है कि कभी कभी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया तो उसका फायदा पार्टी को होता है और पार्टी ने अच्छा काम किया तो उसके कारण गवर्नमेंट आता है। दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल। और इसलिए ये बात जो है ये कठिन बात है कि राजनीति की व्याख्या क्या होनी चाहिए। क्या पावर पॉलिटिक्स यही राजनीति की शुरुआत और समाप्त है? एमएलए, एमपी और मिनिस्टर का टिकट मिलना यही केवल राजनीतिक, जहां से शुरू हुई ए और जेड यही खत्म हो गया, यहीं से देश बदलेगा? कितने भी एमएलए, एमपी और मंत्री बनेंगे, कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर अलग अलग स्तर बनते, अगर वो काम नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, गरीबों की स्थिति नहीं बदलेगी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो देश की तरक्की कैसे होगी? और इसलिए परफॉर्मेंस का ऑडिट होना चाहिए। परफॉर्मेंस का ऑडिट मैं पहले सोचता था कि पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए, पर मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कोई एक्सपोज हो जाता है तो बड़ा नाराज हो जाता है, तो कहता है मुझे क्यों एक्सपोज कर रहा है। पर धीरे धीरे मैं अपने यहाँ भी परफॉर्मेंस का ऑडिट करते रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आज देश की स्थिति को सुधारने में हम लोग 36% ऑफ पॉपुलेशन देश की भारतीय जनता पार्टी का शासन है और हम लोग देश को हमारे राज्य सरकार में बदलेंगे और जब दिल्ली में आएंगे तो फिर हम इसको और हमारे और एक्सीलरेट करेंगे और बदलेंगे। और ये एक कठिन काम है पर असंभव नहीं है और इसलिए ये जो गुड गवर्नेंस सेल हमने बनाया है, आज इसकी एक शुरुआत है। पर मैं आपको बताऊं, परसों मैं मध्य प्रदेश गया था और ये मीडिया के बंधुओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, पर देश और समाज के हित में अच्छे कामों को प्रोजेक्ट करिए। रोज चर्चा यही होती है, जो हमको वही सवाल वही पूछते हैं। आप थोड़ा सा देश और समाज के हित में अगर कुछ बात है तो उसको भी प्रायोरिटी दो। हमारे ऊपर जरूर आपको टीका टिप्पणी करनी है, करो, पर डॉक्टर रमन सिंह जी जिसकी योजना की तारीफ, जिस सरकार की तारीफ सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं,
जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसके कारण अभी ये पर मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम इसके कारण छत्तीसगढ़ में सॉल्व हुआ है। लोगों तक अनाज पहुंच रहा है, गरीब आदमी खा रहा है। नहीं तो हमारे प्लानिंग कमीशन में कहते कि 26 रुपए के ऊपर 27 रुपए कमाने वाला धनवान गांव में और 32 रुपए के ऊपर 33 रुपए कमाने वाला धनवान शहर में। अब मुझे बताइए कि 32 में शहर में और 26 रुपए में गांव में क्या करेंगे। आज चाय भी नहीं मिलता, दिन में अगर चाय अच्छा लेना है तो 5 रुपए देने का। और इसलिए इस देश में केवल गॉड एंड गवर्नमेंट। मैं एक बात मानता हूं जिस पर मेरा विश्वास है कि यू कैन चेंज योर ओन सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इवन मोर देन गवर्नमेंट। कुछ लोग भगवान पर भरोसा रख के चलते हैं और कुछ सरकार पर चलते। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे बीच में जो संवेदनशील सामाजिक कार्यकर्ता है, जो गरीब आदमी के लिए कुछ करना चाहता है, उसकी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल को अगर हम जागरूक करते हैं और सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल सेंसिटिवनेस उसमें निर्माण होता है और राजनीतिक में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ है, तो ये जो इंजन है ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। और ये करने की प्रेरणा हमारे विचारों में भी है और अलग अलग प्रकार से ये काम किया जा सकता है। मैं जब भोपाल में गया था, शायद ये बैठे हुए यहाँ मेहता, वाइस प्रेसिडेंट अजय शंकर मेहता, ये मध्य प्रदेश ने स्वयंसेवी संगठनों का सम्मेलन किया। आप इमेजिन करोगे 40,000 लोग उसमें आए थे, 40,000 लोग। सरकार ने बजट दिया और स्वयंसेवी संस्थाओं को पैसे दिए, वाटर कंजर्वेशन में, हेल्थ सर्विसेज में, शिक्षा में, संस्कारों के क्षेत्र में, महिला बचत गट के द्वारा इतना काम चल रहा है। इससे गरीबी दूर हो सकती है और इसलिए ऐसे बहुत इनिशिएटिव हमारे सरकार ने लिए हैं। हमारी कोशिश है कि जो सरकार हमारा अच्छा काम कर रही है वो इनिशिएटिव हम लोग, ये जो हेडिंग है द डिफरेंस दैट वी मेक, इससे हम लोग अभी ये एक किताब नहीं है, ऐसे 50 हम निकालना चाहते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार की लोक सेवा गारंटी, अहमदाबाद में BRTS, कर्नाटक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिफॉर्म किया है वो, कुंभ मेला यशस्वी हुआ उत्तराखंड में, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट गुजरात का 13.5-14% तक पहुंचा, वो कैसे पहुंचा, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की, NGO का ये प्लास्टिक मुक्त शिमला हिमाचल में। हमारी हर सरकार ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं वो काम हम एक सरकार के काम दूसरे सरकार को पहुंचाएंगे ताकि वो भी उसका उपयोग करें। मुझे खुशी होती है कि बहुत से मीडिया में जो अवार्ड दिए जाते हैं, तो मैं अब हमारे मुख्यमंत्री जी को हर बार पूछता हूँ। एक बार हमारे मुख्यमंत्री को मैंने पूछा कि आपका GDP बहुत कम है और वो बात उनको लग गई। अब उन्होंने मुझे बताया कि नितिन जी उस समय 4.3 था, पर अब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर मुझे मिलने के लिए स्पेशल आए और उन्होंने कहा 8% के ऊपर हमारा GDP हो गया। मैंने कहा आप इंडस्ट्रियल, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डिले क्यों करते हो, तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस करो, मुख्यमंत्री का एक सेक्शन वो खड़ा करो, फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करो। वी नीड रिजल्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और राज्य की प्रगति होगी। एग्रीकल्चर में वाटर कंजर्वेशन की बात है, जैसे रमन सिंह जी ने ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर की बात की है, वाटर कंजर्वेशन ये बहुत बड़ा इशू है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब विषयों पर हमारे जहां रूलिंग पार्टी करके हम काम कर रहे हैं, उस गुड गवर्नेंस सेल के द्वारा हम उसमें इन सब बातों को एक दूसरे को देना चाहते हैं। और इसके अलावा आप जैसे लोग यहाँ विद्वान लोग उपस्थित है, विचारवंत है, देश और समाज के हित में काम करते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, कोई में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी के एनर्जी के सेक्टर में होगा। हम इनके सबके सलाह लेना चाहते हैं। हम देश के निर्माण में आप सबका उपयोग करना चाहते हैं। बहुत कठिन काम है। हम इंडिया विजन 2025 विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। हमने किसी को आउटसोर्स करने के लिए दिया नहीं। किसी एक लेखक ने बीच में एक अखबार में लिखा था कि हमने आउटसोर्स किया, हमने आउटसोर्स नहीं किया। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था तो एग्रीकल्चर में से देश भर के लोगों का दिन भर का चिंतन शिविर हुआ और एग्रीकल्चर का पेपर हमने तैयार किया। केवल बीजेपी की सरकार है जो 1% से किसानों को ऋण देती है। कर्नाटक में अभी रमन सिंह जी ने बहुत 3% किया, अभी शिवराज जी ने भी कम किया। हम बिजली मुफ्त देते हैं कर्नाटक में, किसानों की हालत बहुत खराब है।
देखिए, कोई चीज मुफ्त लेना ठीक बात नहीं है, पर जिसके शरीर में खूने नहीं है तो उससे क्या निकालोगे आप? कर्जे के बोझे के जो लोग मर रहे हैं उनको अगर जिंदा रखना है और वो आपको उसके तरफ ध्यान देना होगा, तो आपको कुछ समय के लिए, जब तक वो अपने पैर पर खड़ा नहीं होता, आपको पॉजिटिवली सोचना होगा। वेलफेयर स्टेट में, कल्याणकारी राज्य का इंस्पिरेशन यही है कि जो दे सकता है उससे लेना चाहिए और जो नहीं हम लोग फ्री ऑफ चार्ज देना चाहिए। और इसलिए हमारे सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी का आदर्श है। एनडीए के शासन कार्यकाल में अटल जी ने इस देश को एक बहुत अच्छा शासन दिया था, और इसलिए मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं कि अटल जी का जो जन्मदिन है वो हम गुड गवर्नेंस डे 25 तारीख को हम लोग उसको गुड गवर्नेंस डे करके, और पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसको राजकारण कहते हैं उसको समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। It's not only power politics. Respect should not be demanded. It should be commanded. If you deserve for it, you will get it. कोई जरूरत नहीं है। ये जात पात की बात करने वाले वही लोग करते हैं जो कर चून करने आते हैं। नेताओं में जातीयवाद है, जनता में नहीं है। जो उस जात की है, जो जात का नेता होता है, उस जात का कोई भला नहीं करता। ये केवल बातें जो है इसको सुधारना होगा। अभी मैं सहारनपुर में एक रैली में गया था और बहुत बड़े प्रमाण पर लोग थे, वहीं से वापस आ रहा हूँ, कल कलकत्ता था। गरीब वो विकास चाहते हैं, उनके यहाँ ऐसी स्थिति है कि सब रोड खराब हो गए, सहारनपुर में रोड ही नहीं है। तो मैंने मजाक में कहा कि ऐसी स्थिति एक बार हमारे यहाँ थी कि स्कूटर पर और मोटरसाइकिल पर कोई व्यक्ति अपने पत्नी को लेकर निकलता था तो हर मिनट में देखता था हाथ लगाकर पीछे की है कि गिर रही है। ऐसी हालत देश में है। और अटल जी ने, मुझे याद है कि मैं जब मंत्री था तो मैंने अपने चेंबर में जॉन केनेडी का एक वाक्य लिखा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। और अटल जी इस देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री थे, और वो दिन में भूल नहीं पाऊंगा कि जब मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रिपोर्ट तैयार करके उनके पास गया था तो प्लानिंग कमीशन में काम करने वाले उस समय के आईएएस ऑफिसर, प्रिंसिपल, सब ऐसे जमकर विरोध कर रहे थे। तो मैं भी, मेरा बहुत अस्वस्थ हो गया। ये कैसे बात कर रही है, क्यों सुन रहे, गरीब मर रहे हैं, वहाँ बच्चे स्कूल में नहीं जाते लाखों, और ये कैसी बात कर रहे हैं। तो मैंने बड़ा फोर्सफुली उनको रखा। उन्होंने कहा देखो प्राइम मिनिस्टर जी, आई एम वेरी सॉरी, विलेज कनेक्टिविटी इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वी कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, वी कैन मेक एक्सपेंडिचर ओनली ऑन सेंट्रल। जो आर्गुमेंट चलता था अटल जी चुपचाप सुनते थे। मैंने एक बार हुआ आखिर में अटल जी, ये कायदा कानून किसके लिए है? तो बोलो, जो लिखना है फाइल पर लिखो, आप ओवर रूल करो। आप देश का भविष्य बदलने का काम आप करो। गरीब लोग लाखों करोड़ों, 47 से लेकर मर जाते हैं पर डॉक्टर उनके पास नहीं पहुंचता। लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा सकते बरसात के दिनों में, रोड नहीं है। रोड नहीं होंगे तो प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। ये रिपोर्ट में नाबार्ड के चेयरमैन मेरे साथ थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, सबने कहा 1,10,000 करोड़ का जीडीपी बढ़ेगा, इसमें उत्पादन बढ़ेगा अगर रोड बनेंगे। अटल जी ने सबकी बात सुनी और पूरे विरोध के बाद आखिर में उन्होंने कहा कि नितिन कह रहा वो सही है, और मैं इस योजना को, इस रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, और मेरी सरकार तुरंत इस योजना की कार्रवाई शुरू करेगी। और 8 दिन के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। आज इस देश में करीब 38,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं और 1,76,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ा गया है। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। जो निग्लेक्ट है, जो असहाय है, जो अन्याय जिनके ऊपर हुआ, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बैकवर्ड है, पीछे है, उनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उपयोग क्या? और इसलिए ये जो एक एक काम से जो सिस्टम में रिफॉर्म हुआ है उससे कल्याण हुआ है गरीब व्यक्ति का। ये कल्याणकारी राज्य का मिशन है। हम प्रभु रामचंद्र के राम राज्य की याद करते हैं, आदर्श राजा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की याद करते हैं। हम तो शिवाजी महाराज के चरित्र को बार बार पढ़ते थे कि कैसा राजा, अपने लड़के को नहीं देखा उन्होंने निर्णय करते समय, किसी को नहीं देखा। अब इस प्रकार का राजा, शासन प्रणाली और गुणात्मकता परिवर्तन उसमें होगा तो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस और गतिशील होगी। और गुड गवर्नेंस सेल में ये प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। और आज शिखा त्यागी जी के बारे में मैं कहूँगा,
वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर काम करती है, करोड़ों में पगार है उसका। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सर्विस छोड़ना चाहती हूँ, ये काम करो। मैं बोला ये काम मत करवाओ, सर्विस मत छोड़ो, संभाल कर करो। पर आज धीरे धीरे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो पावर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और पॉलिटिकल लीडर्स की इमेज भी इस देश में जो है वो तो जो बनी है, पर ये हम उसको बदल सकते हैं और हमको बदलना है, और गुड गवर्नेंस से ये इमेज बदलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जिस प्रकार से काम किया है, एक रोल मॉडल के रूप में देश ने उसको स्वीकार किया। उनके बारे में कई उनके ऊपर कुछ नाराज हुए लोग भी उनके काम के बारे में तारीफ करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको पार्टी में प्रायोरिटी मिले, हमारे एमपी एमएलए मिनिस्टर इनका अच्छा ट्रेनिंग हो, सिस्टम में सुधार हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, और जो परिणामकारक रूप से हम लोग गरीब तक पहुंचकर उसकी सेवा करना चाहते हैं, जो हम लोग गरीबी इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इस मिशन के रूप में हमने स्वीकार किया, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये संभव है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म करके हम 70% भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के हित में जो सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, जो हिंदुस्तान पूरे दुनिया की एक ताकत है, सब कुछ हमारे पास है, हम फिर से एक बार हमारे देश को उस सीमा तक पहुंचाए। दिस इज द मिशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स, एंड देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एंड इसलिए पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, and by politics, with the help of good governance, we can achieve this goal, the eradication of poverty. हम गरीबों को न्याय दे सकते हैं, and I feel that this is the main inspiration and motivation for politics. अब ये लोगों तक पहुंचाना और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, विकासोन्मुख बनाना और उनका उपयोग करके इस दिशा में जाना है, इसलिए हम लोग सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ये गुड गवर्नेंस सेल इसमें और अच्छा काम करके ये सब अच्छी बातें समाज के सामने भी लाएगा, और एक दूसरे का ये जो रिसर्च है उसका उपयोग अनेक राज्यों में सुधार करने के लिए होगा। हम महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट सभी के विषयों को ले रहे हैं। आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विषयों पर आपके ज्ञान का, आपके अनुभव का, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई आपके पास मॉडल है, आप जो भी कुछ जानकारियां हैं इसमें जरूर हमको मदद करिए। आप सबके सहयोग से हम लोग देश की प्रगति और विकास का एक शिखर उस पर हम पहुंचना चाहते हैं, और ये निश्चित रूप से ये गुड गवर्नेंस सेल इस काम में निश्चित रूप से देश को एक अच्छी दिशा देगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। विनय सहस्त्रबुद्धे, शिखा त्यागी, जगदीश मुखर्जी और इस सेल में हमारे काम करने वाले सभी सहयोगियों को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो अच्छा काम किया है उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर साहब, आपने जो अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी करके, हमको इस काम का बहुत बहुत अभिमान है, और मैं इसलिए आपको बहुत बहुत आप ऐसा ही अच्छा काम अनेक क्षेत्रों में आप करते रहिए। पार्टी आपके पीछे पूरी शक्ति के साथ खड़ी रहेगी, ये विश्वास उनको देता हूँ। उनको, उनके सरकार को, उनके मंत्रीगण को, उनके अधिकारियों को फिर से एक बार, एक रिमार्केबल, रिवोल्यूशनरी, मोस्ट डिफिकल्ट ऐसी एक छत्तीसगढ़ की ये जो हमारी मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो सिस्टम थी, बड़े इनोवेटिव अप्रोच से बदलकर देश के सामने उन्होंने एक अच्छा आदर्श प्रस्थापित किया है, इसलिए उस अभिनंदन के लिए निश्चित रूप से पात्र है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करके उनको भी धन्यवाद देता हूँ और मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद गडकरी जी। Your words are always inspiring and motivates us to do better. To express formal vote of thanks, I admire the time taken out by the chief guest of the evening, Dr. Raman Singh. So we are thankful to you for coming here and showing us the way forward. I also thank all the dignitaries from the political side, the leaders, the MPs, the leaders of the party, the intelligentsia, academicians, professionals I see in a large numbers here.
I request, I pray and I express my deep gratitude and I'm hopeful that in future also we shall be getting the same kind of support from you. But before we leave for the day, just two requests. One, that kindly don't leave without taking tea. The other, kindly do take a copy of the today's monograph. And the third, kindly do fill in your information slips so that we can keep you informed about the activities. Thank you very much. Thank you very much. And God bless.